गांव हमारी बुनियाद है। अगर इनको उनमें आपस में इख्तिलाफ हुआ या हालात खराब हुए तो हम कहाँ रहेंगे, यही समझ में नहीं आता। पीएसी आपने आज बिठा दी गांव के अंदर, कब तक बैठी रहेगी पीएसी वहां पर? हमारा नारा भी लिख लो भी। हमारा नारा था अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। हमें भी नहीं पता चल रहा इसका कैसा हुआ। सब कुछ एक थोड़े ही समय में बहुत नुकसान होगा। अफसोस और आशंका। मुजफ्फरनगर दंगों की आज की शिद्दत को महसूस करने वालों की जबान पर अब यही सब है। IBN 7 की टीम मुजफ्फरनगर उस आग की शिनाख्त करने पहुंची थी जहां से ये जहरीला धुआं उठ रहा था। ये समझने पहुंची थी कि मीठे गन्ने और सौंधे गुड़ के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर में ये आग कैसे लगी और किसने लगाई। आखिर इस आग ने सैकड़ों साल पुराने रिश्तों को खाक करने की कोशिश की है। इन रिश्तों में पुरखों की आग का पानी था, खेतों की हरियाली, माटी की महक और पसीने की गंध थी। मुजफ्फरनगर का दंगा दंगों के इतिहास में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। ये बदलते भारत में पलते धधकते इरादों की शिनाख्त करता है। ये पहली बार है जब सांप्रदायिक लपटों ने गांवों को अपनी चपेट में लिया है। जिन गांवों ने राम मंदिर आंदोलन के तनाव भरे दिनों में भी सांप्रदायिक सौहार्द का झंडा बुलंद रखा था, वे आज भरोसे के टूटने और रिश्तों के छूटने की पीड़ा से कराह रहे हैं। बहुत कम शहर में ही लगा था कर्फ्यू, और शहर का कर्फ्यू भी मतलब इतनी स्ट्रिक्टली नहीं था और शहर में इतनी दुर्भावना उसको लेके नहीं पैदा हुई थी। राम मंदिर के बारे में एक साधारण नागरिक, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, इतनी स्ट्रांगली नहीं सोचता था। ना यहां पे कोई कत्ल गारत हुआ उस वक्त। तो फिर ये सब हुआ कैसे? पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस सवाल से जूझ रहा है। पद्मश्री से सम्मानित मेरठ के मशहूर हकीम बुजुर्ग सैफुद्दीन का मानना है कि लंबे समय से जारी दुष्प्रचार और सरकार की सुस्ती ने हालात खराब कर दिए। हुकूमत की कमजोरी, प्रोपेगेंडा बहुत हुआ मालूम होता है अंदर खाने, और उस प्रोपेगेंडे का नतीजा ये हुआ। वो हमने नहीं पढ़ा, इंटेलिजेंस ने नहीं दिया, अंदर खाने कुछ होता रहा, पकता रहा लावा, और तैयारियां होती रही, नफरत फैलाई जाती रही। वाकई बात इतनी बड़ी नहीं थी कि पूरा इलाका जलने लगे। 27 सितंबर को कवाल गांव में लड़की से छेड़खानी को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक की हत्या हुई। हत्या करने वाले दो भाई थे। उसी दिन बदले में इन दोनों भाइयों की भी हत्या कर दी गई। दोनों तरफ से मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने दोनों भाइयों की हत्या में करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोप है कि कुछ समाजवादी पार्टी नेताओं के दबाव में एक को छोड़कर सभी को रिहा कर दिया गया। 16वीं-14वीं शताब्दी का कानून, एक आदमी को डंडों से पीट कर मारा गया, पुलिस वाले बचा सकते थे। पुलिस वाले किसी राजनीतिक आदमी के दबाव में नहीं आए, वहां तक नहीं आए। जब अभियुक्त पकड़ लिए गए, रंगे हाथ उनके कपड़े भी भंडे हुए थे खून में, उन्हें वही आदमी, राजनीतिक आदमी, छुटा कर ले गया। लेकिन हुकूमत को तो जैसे परवाह ही नहीं थी। इधर बड़े शातिर तरीके से छेड़खानी का सवाल समुदायों की बहू बेटी की इज्जत से जोड़ा जाने लगा, जबकि खाप संस्कृति के प्रभुत्व वाले इस इलाके में गांव की लड़की के सम्मान में धर्म की परवाह कभी नहीं की गई थी। इस जिले में ऐसी खाप संस्कृति थी, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने गांव की किसी भी जाति, किसी भी धर्म की बेटी होती तो उसको बेटी माना जाता था। यहाँ जाट मुस्लिम का ऐसा गठबंधन था कि कोई दल, कोई राजनीतिक रहा हो, उस गठबंधन को तोड़ नहीं पाया। लेकिन इस बार स्थिति यह होगी कि दोनों के बीच खाई इतनी गहरी खोद दी गई जिसको अगले 10, 20, 30 साल तक भरपाई करनी आसान नहीं होगी।
इस बीच इंटरनेट में 2 लड़कों की सरेआम हत्या करने का एक वीडियो प्रचारित किया जा रहा था। बताया गया कि ये कवाल गांव के 2 हिंदू लड़कों की हत्या का वीडियो है। इसे शेयर करने का आरोप बीजेपी विधायक संगीत सोम पर भी लगा है। हालांकि बाद में पता चला कि ये वीडियो पाकिस्तान का है। या तो जाट बेल्ट में जाटों का कॉम्बिनेशन रहा है मुस्लिमों के साथ, या यादव बेल्ट में यादवों का कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए और मुस्लिम समाज वो बसपा के साथ या कांग्रेस के साथ या लोकदल के साथ ना जाए, दोनों ने वो खेल खेला मिलजुल करके पोलराइजेशन करने का। मुजफ्फरनगर दंगों की आग में झुलसे हुए लोगों से बात करते हुए हमारे सामने पूरा सिलसिला साफ हो रहा था। 30 अगस्त 2 भाइयों की हत्या के आरोपियों के खिलाफ नगला मादेड़ गांव में पंचायत हुई। यहां समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए जा रही एक गाड़ी को रोककर उसे आग के हवाले कर दिया गया। गाड़ी में बैठे एक परिवार को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बचाया। 31 अगस्त शुक्रवार को शहर में जुमे की नमाज के बाद अल्पसंख्यकों की पंचायत हुई। इसमें सभी पार्टियों के मुस्लिम नेता शामिल हुए। धारा 144 लगी थी, लेकिन सरकारी अफसर रोकने के बजाय मंच पर ज्ञापन लेते नजर आए। 7 सितंबर नगला मंदोड़ गांव में बहू बचाओ बेटी बचाओ नारे के साथ पंचायत हुई। इसमें भी कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। साध्वी प्राची ने हिंदुओं की रक्षा के सवाल पर ललकारा। माहौल गर्माता गया और पंचायत से लौटते लोगों ने राह चलते लोगों पर हमले किए, मजहब के खिलाफ नारे लगाए। उधर भोपा थाना क्षेत्र में पंचायत से लौट रहे लोगों पर घात लगाकर हमला किया गया। दर्जनों ट्रैक्टर गंग नहर में फेंक दिए गए। मोटरसाइकिलों में आग लगा दी गई। मौके पर पुलिस वाले थे, लेकिन वे भाग खड़े हुए। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। समुदाय विशेष को दोषी बताकर उन पर हमला करने के लिए उकसाने वाले सक्रिय हो गए। नतीजा, दर्जनों गांवों में एक समुदाय पर हमले हुए। उनकी जान माल का काफी नुकसान हुआ। प्रशासन चुस्ती दिखाता तो कवाल में हुई हत्या की घटनाएं आपराधिक रिकॉर्ड भर होती, लेकिन उसकी सुस्ती और बदनीयती ने इसे मजहबी लड़ाई में बदल जाने दिया। बारूद इकट्ठा करने वाले तो मौके की ताड़ में ही थे। उन्होंने ऐसा जहर फैलाया कि लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। मुजफ्फरनगर में हुई हैवानियत का हासिल है लगभग 50 मौतें और 50,000 बेघर। इन बेघरों के लिए जिले में करीब 10 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। मेहनत और ईमान की खाने वाले अचानक खैरात पर पलने वाले बन गए। शिविरों में खाना है, पानी है, दवा का इंतजाम है। ऐसी मेहरबानी सरकार ने उन पर पहले कभी नहीं की, लेकिन दहकते तंदूर में इतनी आग कहां कि सारी फिक्र राख हो जाए। ये बेजारी तो बस बच्चों में है या परिंदों में। खेल में मशगूल बच्चों ने दुख में भी सुख ढूंढ लिया है, लेकिन बड़ों के लिए मुस्कुरा पाना बच्चों का खेल नहीं। जोला गांव में लगे राहत शिविर में 38 गांवों के 6000 लोगों ने शरण ले रखी है। हर किसी के पास दर्द से डूबी कहानी है। लाख गांव के मोहम्मद अख्तर ने 8 सितंबर की हिंसा में अपनी पत्नी, पिता और भाई को खो दिया। वे उस मंजर को याद करके कांप जाते हैं। आधा किलोमीटर चीखती पुकारती चली गई, कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे भाई को इसी तरह से बेरहमी से, ताहिर को, हमारा भाई ताहिर, उसको बेरहमी से मारा गया। कुछ यही हाल फुगाना गांव की शबनम का भी है। उनका कुनबा किसी तरह हत्यारों से बचकर भाग आया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिनसे रात दिन का संग साथ था, उन्होंने ऐसा किया। हमें ऐसा नहीं लगा था ये हमारे साथ ऐसा कर देंगे, फिर भी हमारे पीछे कत्लेआम करने के लिए भागे। शरणार्थी शिविरों के ऐसे दृश्य इस इलाके में कभी नहीं देखे गए। 1947 के बंटवारे के समय भी नहीं। नफरत का जो आज माहौल है वो नहीं था। चंद गुंडे लोगों ने किया, गुंडों ने फायदा उठाने के लिए किया, बकिया कुछ नहीं। आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे के गम में, शादी में शरीक होना। जाहिर है अपने ही घर में शरणार्थी बनने को मजबूर लोगों के लिए ना अब लोकतंत्र का कोई मतलब रह गया है और ना विकास का। दुश्मन गए तो दोस्त बने दुश्मने वतन, खिलत की तह खुली तो बरामद हुआ कफन। वाकई विकास जरूरी है,
सुशासन उससे भी जरूरी है, लेकिन जिन लोगों को अपना घर छोड़कर राहत कैंपों में रात गुजारनी पड़े, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जान माल की हिफाजत की गारंटी। और जो सरकार ये गारंटी उन्हें नहीं दे सकती, उसके होने या ना होने में कोई फर्क नहीं। लेकिन ये किस्सा अधूरा रहेगा अगर कमालपुर की तकलीफ न देखी जाए। कमालपुर गांव के रैदास आश्रम में कवाल, बसी और पलड़ा गांव के 385 दलितों ने शरण ले रखी है। इनमें महिलाओं और बच्चों की भी बड़ी तादाद है। 7 सितंबर को हुई हिंसा की प्रतिक्रिया से डरकर ये अपना गांव छोड़कर भाग आए। भय इनके चेहरों पर साफ दिखता है। हम तो इतना चाहे, हमारे बच्चे डर डर के कांप रहे थे जी, बुखार तक चढ़ गया था। रविदास आश्रम में सरकारी राहत 15 सितंबर को ही पहुंच पाई। इसके पहले करीब 1 हफ्ता स्थानीय लोगों के सहारे कटा। आश्रम में लगी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हैरान है कि आजादी के 65 बरस बाद भी दलितों पर सरकार की नजर सबसे आखिर में पड़ती है। दंगा कहीं भी हो, दंगा कोई भी कराए, लेकिन एक बात सच है कि मारे हमेशा गरीब जाते हैं। लेकिन ठहरिए, ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है कि ये गरीब आमतौर पर या तो दलित होते हैं या फिर निचली कही जाने वाली जातियों के लोग। उनका धर्म कुछ भी हो सकता है। वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन में हिंदू मुस्लिम तनाव का यूं हिंसक शक्ल लेना इतिहास को उलटने जैसा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे चौधरी चरण सिंह ने इस इलाके की खेतिहर जातियों का मजबूत राजनीतिक गठबंधन बनाया था, जिसमें धार्मिक भेदभाव की जगह नहीं थी। उनके निधन के बाद सिसौली गांव के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इस इलाके के सबसे बड़े किसान नेता बनकर उभरे। इन दिनों राहत के काम में जुटे यूनियन के राष्ट्रीय संचालक हाजी गुलाम मोहम्मद को वे दिन अच्छी तरह याद हैं, जब टिकैत के आंदोलन में हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर का नारा एक साथ लगता था। जो मेरठ आंदोलन चल रहा था उस टाइम जो हमारे लोग शहीद हुए, उनकी अस्थि कलश रखे जाते। जो मुसलमान मरा तो उनका जो है तो कावड़ का प्रोग्राम चल रहा था, तो हर हर देव महादेव का जो नारा लग रहा था, तो उसने जो है चौधरी महेंद्र टिकैत जी ने और हमने मिलकर जो है अल्लाह अकबर का हर हर महादेव अल्लाह अकबर, हर हर महादेव अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा लगा। किसान यूनियन की बुनियाद रखने में हिंदू और मुस्लिम किसानों ने बराबर से अपना खून दिया था। 1 मार्च 1987 को शामली में पुलिस की गोली से जिन 2 किसानों ने जान गंवाई, उसमें एक सिंभालका गांव के अकबर अली थे तो दूसरे निसाड़ गांव के जयपाल चौधरी। मुजफ्फरनगर दंगे ने खून के इसी रिश्ते को खाक करने की कोशिश की है। मुजफ्फरनगर की ये व्यथा कथा अभी जारी रहेगी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।